नमस्कार स्टूडेंट्स, हम फ्लूइड मैकेनिक्स कर रहे थे जिसमें हमने कल बायंसी फोर्स के बारे में स्टडी किया था। आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है फ्लूइड मैकेनिक्स पर, जिसमें हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात करेंगे। देखिए, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है, फ्लोट करने का लॉ क्या है, बॉडी के फ्लोटेशन लॉ क्या है। जब भी कोई बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर इक्विलिब्रियम में होती है तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। इसका मतलब जितना उस पर अपवर्ड फोर्स है उतना ही उस पर डाउनवर्ड फोर्स है। आप किसी बॉडी को कंप्लीटली इमर्स्ड करते हैं किसी फ्लूइड के अंदर और कंप्लीटली इमर्स्ड करेंगे, उस केस में क्या होगा, ये आपके पास एक बॉडी है जिसे आपने किसी फ्लूइड के अंदर कंप्लीटली इमर्स्ड किया है। इस कंडीशन में इस बॉडी का वेट क्या था, डेंसिटी ऑफ सॉलिड वॉल्यूम इनटू जी, और इस बॉडी पर लगने वाला बायंसी फोर्स क्या था, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। इस बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं। अब आपने यहां से इसे रिलीज किया है और जैसे ही आप यहां से रिलीज करते हो उस केस में आपके पास कुछ केसेस बनते हैं। पहला केस क्या है कि अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, देन क्या होगा, जब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, देन आपके पास बॉडी का वेट ज्यादा होगा बायंसी फोर्स, और क्या होगा, बॉडी विल बी सिंक, बॉडी विल सिंक एट बॉटम। तो उस केस में बॉडी उसके बॉटम तक आ जाएगी और डूब जाएगी वहां। उस केस में आप कह सकते हैं कि अपरेंट वेट जो बॉडी का होगा वो क्या होगा, W माइनस एफ बी। तो उस केस में आपके पास सॉलिड माइनस फ्लूइड इनटू वी जी, ये आपके पास उस बॉडी का क्या होगा, अपरेंट वेट हो जाएगा। क्लियर। सेकंड केस देखिए, अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होगी सॉलिड से, देन बायंसी फोर्स ज्यादा होगा किससे, वेट से। देन इसको रिलीज करते ही बॉडी मूव करने लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तब तक मूव करेगी जब तक ये दोनों फोर्स बैलेंस नहीं करेंगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे, जैसे बॉडी बाहर जाने लगेगी तो उसका इमर्स्ड वॉल्यूम डिक्रीज होने लगेगा, जिससे बायंसी फोर्स डिक्रीज होने लगेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बायंसी बैलेंस कर देगा वेट को। इस केस में क्या होगी, इस केस में बॉडी फ्लोट पार्शियली, या बॉडी सिंक पार्शियल। तो इस केस में क्या होगा, बॉडी इस कंडीशन में आ जाएगी, उसका एक पार्ट उसके अंदर इमर्स्ड होगा। क्लियर। तो इस केस में ऊपर को लगने वाला नया बायंसी एफ बी डैश होगा, वेट डब्ल्यू। इस केस में बायंसी फोर्स क्या होगा, रो फ्लूइड इमर्स्ड वॉल्यूम इनटू जी, और वेट आपके पास क्या था, सॉलिड इनटू वी। इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा आपके पास, इक्विलिब्रियम में जितना बॉडी पर बायंसी होगा उतना ही उसका वेट होगा। इस केस में आप कह सकते हैं कि उसका जो इमर्स्ड वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इमर्स्ड वॉल्यूम उसका रो सॉलिड बाय रो फ्लूइड इनटू वी होगा। मेरी बात क्लियर। इतना उसका पार्शियली वॉल्यूम क्या होगा, इमर्स्ड हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। और इस केस में उसका अपरेंट वेट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ओके। और अगर आपके पास इसका सॉलिड और फ्लूइड बराबर आ जाएंगे, उस केस में वेट और बायंसी इक्वल होगा, तो उस केस में कंप्लीटली इमर्स्ड बॉडी वहां पर फ्लोट करने लगेगी, यहां है वहीं रह जाएगी। इस केस में अपरेंट आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। यहां आप छोड़ दोगे वहीं रुक जाएगी। मेरी बात क्लियर। लेकिन अगर आप इसे जस्ट फोर्स देकर के छोड़ोगे नीचे को, तो ये उसके बॉटम पर जाकर रुक जाएगी। अगर तो जैसे थी वहीं छोड़ दोगे
तो यहां आपने छोड़ा है वो वहीं फ्लोट करने लगेगी, कंप्लीटली इमर्स्ड होगी, यहां पार्शियली इमर्स थी, राइट। लेकिन अगर आप इसे कोई वेलोसिटी या फोर्स देकर छोड़ोगे तो उस केस में ये नीचे की ओर मूव करेगी और उसके बॉटम तक आकर के रुक जाएगी। मेरी बात क्लियर? तो ये आपके पास फ्लोटेशन का लॉ हो जाए। अब इसमें एक क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि इस केस में अगर बॉडी को आप यहां से छोड़ते हैं, किसी एच डेप्थ से छोड़ते हैं, तो जैसे ही आप छोड़ोगे तो बायोंसी ज्यादा होने के कारण एक बार बॉडी ऊपर उछलेगी, तो पूछ सकता है कि वो हवा में कितनी हाइट तक जाएगी। जैसे आपने इसे यहां से छोड़ा, इसके सरफेस से आपने एस डेप्थ नीचे से छोड़ा है, और कंडीशन क्या है कि फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है किससे? सॉलिड। तो डेफिनेटली इस पर ऊपर को बायोंसी लगा है, नीचे को क्या लगा है? वेट। तो बॉडी यहां से एक्सेलरेट होगी ऊपर को, और जब बॉडी यहां आती है आपके पास, बॉडी का साइज थोड़ा, ये बॉडी है, और जब ये बॉडी यहां आती है तो बॉडी की कोई ना कोई वेलोसिटी थी v0। आप कह सकते हैं ऊपर को बॉडी एक्सेलरेट होगी तो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू बायोंसी माइनस लो। आप लिख सकते हैं सॉलिड की डेंसिटी Va इक्वल टू फ्लूइड माइनस सॉलिड इनटू Vg, V से V कैंसिल हुआ तो A इक्वल टू क्या है? इस एक्सेलरेशन से बॉडी बाहर की ओर एक्सेलरेट हुई है, एस डिस्टेंस आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v0 स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहां से बॉडी इसके कारण इस हाइट तक जाएगी, यहां फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बॉडी जब हवा में जाएगी बायोंसी फोर्स 0 हो गया, अब अंडर ग्रेविटी जाएगी तो यहां पर नीचे को एक्सेलरेशन g होगा, तो मैक्सिमम हाइट h क्या हो गया? v0 स्क्वायर बाय 2g, और v0 स्क्वायर आपके पास 2as है, तो 2as बाय 2g, और a की वैल्यू आपको गिवन है, तो h इक्वल टू क्या हो गया? रो फ्लूइड माइनस रो सॉलिड बाय रो सॉलिड इनटू s। ये इतनी हाइट तक बॉडी ऊपर की ओर जाएगी। मेरी बात क्लियर? ये था आपके पास फ्लोटेशन के लॉ। अगर हम रोटेटरी इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। रोटेटरी इक्विलिब्रियम क्या होता है? रोटेटरी इक्विलिब्रियम में क्या है? मान लीजिए आपके पास ये कोई बॉडी है, ये किसी लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रही है, पार्शियली इमर्स्ड है, राइट। इस केस में ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये इसका सेंटर ऑफ बायोंसी। यहां पर बायोंसी फोर्स लग रहा है, यहां पर इसका वेट लग रहा है। आपको पता है बायोंसी बैलेंस कर रहा है किसको? वेट को। हम यहां से इसे थोड़ा सा टिल्ड करते हैं, और जैसे ही आप इस बॉडी को टिल्ड करोगे ये कंडीशन आती, ये इसकी लाइन थी, ग्रेविटी से जाने वाली लाइन थी। मेरी बात क्लियर? ये इसके पास ग्रेविटी थी, यहां पर नीचे को वेट लग रहा था। इस केस में ये कुछ इस तरह से इमर्स्ड है, बायोंसी थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया है इस बॉडी का, ये बायोंसी फोर्स। इस बायोंसी फोर्स को अगर आप ऊपर लेकर जाएंगे इस लाइन को, और वो इस लाइन से जिस पॉइंट पर मिलता है उसे हम कहते हैं मेटा सेंटर कहते हैं। ये क्या है?
मेटा सेंटर। मेटा सेंटर क्या है कि अगर आप उसे थोड़ा सा टिल्ड करते हैं, आपने इसे रोटेट किया, तो टिल्ड करने पर बायोंसी फोर्स की लाइन शिफ्ट हो जाएगी। बायोंसी फोर्स की लाइन थोड़ी इधर कहीं थी, ओके। बायोंसी फोर्स की लाइन ऊपर की ओर जो जा रही है वो इस ग्रेविटी से जाने वाली लाइन को जिस पॉइंट पर मिलती है, जो ओरिजिनल लाइन थी ग्रेविटी की, उससे जिस पॉइंट पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, मेटा सेंटर कहते हैं। अगर आपके पास मेटा सेंटर अबव हो, मेटा सेंटर अबव है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो है, तो उस केस में ये क्या होगी, रोटेटरी इक्विलिब्रियम में होगी। उस केस में इस पर लगने वाला टॉर्क जो होगा वो क्या करेगा, इसे टिल्ड करके वापस ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगा। तो ये किस में रहेगी, इसमें इक्विलिब्रियम में रहेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी। ये क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आपके पास मेटा सेंटर बिलो हो और ग्रेविटी अप हो, उस केस में क्या होगा, रोटेट हो जाएगी। उस केस में ये रोटेट हो जाएगी थ्रू 1/180 डिग्री। इसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में तो थी लेकिन कैसे थी, इस तरह इक्विलिब्रियम में थी जैसे ही आपने रोटेट किया तो ये रोटेट हो जाएगी 180 से। तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या था आपके पास, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर दोनों कोइंसाइड हैं तो ऐसे इक्विलिब्रियम को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। मेरी बात क्लियर? तो ये तीन तरह का इक्विलिब्रियम है, इसे भी आपने दिमाग में रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपने पढ़ी थी रिलेटिव डेंसिटी, हम बायोंसी फोर्स के थ्रू कैसे डिफाइन करते हैं उस पर हम बात करेंगे। ओके, बायोंसी फोर्स के द्वारा हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था किसी सॉलिड की डेंसिटी की बात करें, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड। सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी को कैसे डिफाइन करें। आपके पास दिया है कि कोई बॉडी थी, उसको आपने एयर में पहले मेजर किया। आप कह सकते हैं वेट ऑफ बॉडी इन एयर, आपके पास W1 आया। अब इसी को आपने मेजर किया वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, आपके पास W2 आया। आपको पता है रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर सेम वॉल्यूम की बात करें तो रो एस वी जी बाय रो डब्ल्यू वी जी लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ बॉडी, जिसे W1 लिखते हैं, इसे बायोंसी फोर्स लिखेंगे, उस बॉडी का वाटर में बायोंसी फोर्स। आपको पता है बायोंसी फोर्स को आप क्या लिखते हैं, लॉस इन वेट। और लॉस इन वेट क्या हो गया, W1 माइनस W2। तो आपके पास रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी, W1 बाय W1 माइनस W। अगर आपके पास किसी लिक्विड की हो तो रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड की कैसे डिफाइन करें। लिक्विड या कोई भी फ्लूइड हो तो आप लिख सकते हैं ना, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर ना। तो आप इसे क्या लिखेंगे, इसे आप Vg से प्रोडक्ट करेंगे तो आप लिख सकते हैं ये क्या है, बायोंसी फोर्स इन फ्लूइड है, और उसी बॉडी का बायोंसी फोर्स कहां है, इन वाटर है। बायोंसी फोर्स को आप कहते हैं लॉस इन वेट। तो क्या हो गया, लॉस इन वेट ऑफ ए बॉडी इन फ्लूइड बाय
loss in weight of same body in water। अगर आपके पास एयर के अंदर वेट किसी बॉडी का W1 है, वाटर में उस बॉडी का W2 है, और किसी फ्लूइड में उसी बॉडी का वेट W3 है, तो आप रिलेटिव डेंसिटी क्या लिख सकते हैं फ्लूइड के लिए? लॉस इन वेट इन फ्लूइड मतलब एयर से फ्लूइड में और एयर से वाटर में, इनके रेशियो को आप क्या कहेंगे? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कहेंगे। मेरी बात क्लियर? इसके अलावा आपसे एक कई बार पूछ लेता है कि किसी कैविटी का वॉल्यूम बताओ क्या होगा। मान लो आपके पास ये कोई ना सॉलिड है, इसके अंदर ये कैविटी, आपको इस कैविटी का वॉल्यूम पता करना है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इस कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपको अगर मैं इसका आउटर वॉल्यूम देखो, इसका आउटर वॉल्यूम है जो बॉडी का वॉल्यूम V, उसे आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी लिख सकते हैं। इस टोटल वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? इस सॉलिड का वॉल्यूम और इस कैविटी का वॉल्यूम। आपको सॉलिड का वॉल्यूम पता करना है, वो काफी आसान है, आप पता कर सकते हैं। कैसे? बायोसी फोर्स से आप पता कर सकते हैं। ओके, आप उसका वेट देखिए, आप इस वॉल्यूम को कैसे मेजर कर सकते हैं? लॉस इन वेट FB इक्वल टू क्या होगा? वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, या कोई भी फ्लूइड ले सकते हैं। मेरी बात क्लियर? इसको आप क्या लिखेंगे? V वाटर रो इंटू वॉल्यूम इंटू G इक्वल टू एयर में माइनस वाटर में वेट। तो इसका मतलब V आपके पास क्या हो गया? एयर में वेट माइनस वाटर में वेट बाय रो G हो जाए। अब आपको सॉलिड का वेट पता करना है, तो सॉलिड का वेट क्या होगा आपके पास? यही होगा ना, मास ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड, मास ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो आपके पास सॉलिड का ये आ गया, यहां से आपके पास टोटल वॉल्यूम आ गया, तो कैविटी का क्या हो जाएगा आपके पास? कैविटी का हो जाएगा V माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, V माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो आपके पास V कैविटी क्या आ जाएगा? V माइनस V सॉलिड आ जाएगा। वहां से आप इसकी कैविटी का वॉल्यूम डिफाइन कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर? ये आपके पास बायोसी का कंसेप्ट था। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं। ओके, देखिए। हाँ भाई, ये क्वेश्चंस हैं कुछ आपके पास बायोसी फोर्स से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आयरन 5 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड is floating on mercury in a vessel. What is the height of the block above the mercury level? And when the water is poured in vessel until it just covers the block, then find the height of water. दो क्वेश्चन है। पहला है कि वो कह रहा है कि इसके अंदर फ्लोट कर रहा है, तो ब्लॉक की हाइट बाहर कितनी है? देखो, आपको पता है फ्लोटेशन में वेट इक्वल टू बायोसी फोर्स होता है। वेट क्या है उसकी? डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम इनटू G, और उसका फ्लूइड इनटू इमर्स्ड वॉल्यूम इनटू G। तो इमर्स्ड वॉल्यूम आपको पहले पता करना है। तो इमर्स्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास? इमर्स्ड वॉल्यूम आपके पास होगा सॉलिड बाय इनटू V। तो सॉलिड कितना है आपके पास? 7.2 बाय 13.6 इंटू
ये कितना हो गया 125 हो जाएगा। आप कह सकते हैं कितनी हाइट इमर्ज्ड है, तो a इंटू एच हाइट इसकी इमर्ज्ड है इक्वल टू 72/136 इंटू 125। तो हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास 72/136 इंटू 5, क्योंकि एरिया क्या हो गया 5 इंटू 5 25 बेस एरिया। तो बाहर कितनी हाइट है उसकी h डैश इक्वल टू 5 माइनस एच आ जाए। तो आपके पास क्या आएगा 136 माइनस 72/136। तो इसके इतनी हाइट उसकी बाहर हो जाएगी। मेरी बात क्लियर? अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। उसने कहा कि इसमें वाटर कितना आप डाल दें। मान लीजिए ये आपके पास वो कंटेनर था, ये वो क्यूब था, ये आपके पास मरकरी थी, और इसे पूरा उसने कहा है कि इमर्ज्ड कर दिया है। तो पूरे इमर्जेशन के लिए इस पर आपने वाटर डाला है। यहां ये वाटर की हाइट आपके पास x है, तो इसका कितना पार्ट उसमें हो जाएगा 5 माइनस एक्स पार्ट मरकरी में हो जाएगा। इस केस में आप कह सकते हैं कि जितना इस पर वेट है उतना ही बायोंसी होगा। तो अब वेट टोटल के कारण देखेंगे तो टोटल वॉल्यूम इसका कितना हो गया 125 ना। तो वेट इक्वल टू बायोंसी किसके कारण, वाटर के कारण, और बायोंसी किसके कारण, मरकरी के कारण। वेट को आप क्या लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। इसके लिए आप क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया एरिया ए इंटू 5 माइनस एक्स जी, और प्लस सॉरी वाटर के लिए कितना है आपके पास, वाटर के लिए हाइट x है, एरिया a है, तो आप लिखोगे रो वाटर ए एक्स जी। इसके लिए क्या लिखोगे, रो मरकरी इंटू ए 5 माइनस एक्स जी। गौर से देखिए जी जी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रो सॉलिड कितना दे रखा है 7.2 इंटू वॉल्यूम कितना है 125, वाटर कितना है 1 इंटू ये कितना है 25 है, एरिया कितना हो गया 25, प्लस मरकरी के लिए कितना दिया है 13.6 इंटू 25 इंटू 5 माइनस एक्स। 25 कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, यहां से आपके पास मिल जाएगा 36 इक्वल टू एक्स प्लस ये कितना हो गया 65 और 3 68 हो जाएगा, माइनस 13.6 एक्स, ये 12.6 बच गया, इधर लाएंगे इक्वल टू 68 माइनस 36 इक्वल टू 32 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 32/12.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबिकल वुड स्पॉट एट 200 ग्राम मास जस्ट फ्लोट इन द वाटर, when the mass is removed the cube rises by 2 centimeter, ऊपर उठ गया 2 सेंटीमीटर। what is the size of the cube? मान लीजिए आपके पास क्यूब का साइज x है और वो फ्लोट करने लगा है। वो कह रहा है कि पूरा सिंक था और यहां से ये 2 सेंटीमीटर उठ गया है, टोटल ये x है और x ही आपको डिफाइन करना है। इनिशियली कंडीशन उसने दे रखी थी कि ये पूरा फ्लोट कर रहा है। क्यों कर रहा था, क्योंकि इस पर एक मास पड़ा था 200 ग्राम। पहले इस कंडीशन की बात करें अपन,
तो इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं, टोटल वेट क्या होगा इस मास का mg प्लस इस ब्लॉक का, इसकी डेंसिटी रो है, तो आप क्या लिखोगे इसको, प्लस रो एक्स क्यूब जी, एक्स क्यूब इसका वॉल्यूम है, इक्वल टू वाटर के कारण बायोंसी लगा रो वाटर एक्स क्यूब जी, तो जी 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 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर ना? आपके पास क्या आ गया, m प्लस रो एक्स क्यूब इक्वल टू रो वाटर एक्स क्यूब आ जाएगा। वाटर का 1 होता है तो आप इसे एक्स क्यूब लिख लीजिए। अब सेकंड केस में देखें, यहां पर आप केवल उसका वेट बायोंसी को बैलेंस करेगा। वेट क्या है इसका, वही रो एक्स क्यूब जी, बायोंसी क्या है, इमर्ज्ड रीजन कितना है इसका, x माइनस 2 है ना, कितना है x माइनस 2। इसका एरिया कितना हो गया x स्क्वायर, क्योंकि क्यूबिकल ब्लॉक है आपके पास, तो आप लिखेंगे रो वाटर इंटू वॉल्यूम क्या है x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 जी, जी से जी कैंसिल, रो एक्स क्यूब, रो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, वाटर का 1, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। इस वैल्यू को आप यहां पुट करें तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को आप यहां पुट करें, m कितना था 200 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 2x स्क्वायर इक्वल टू 200, तो x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाए। मेरी बात क्लियर? तो यहां पर कितना रिजल्ट आ गया आपके पास, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखिए, ए ग्लास स्फीयर हैज ए कैविटी इनसाइड इट, when placed in water it float with 20% of its volume above the water surface. Find the volume of the cavity as a fraction of the total volume. आपको उसके टोटल वॉल्यूम के साथ उसका फ्रैक्शन पता करना है कि कितना वॉल्यूम उसका, कैविटी का वॉल्यूम उसके टोटल वॉल्यूम का कितना पार्ट है। इनिशियली देखो टोटल वॉल्यूम क्या है, आपने पढ़ा था अभी कि टोटल वॉल्यूम बॉडी का जो था वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी। आपके पास उस सॉलिड का टोटल वॉल्यूम और उस कैविटी का टोटल वॉल्यूम, ये है आपके पास उसका वॉल्यूम। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम। ओके, आपको उस ग्लास के टोटल वॉल्यूम के साथ उसका फ्रैक्शनल पूछा है। अगर आपके पास स्फीयर का टोटल वॉल्यूम v है तो उस केस में आप क्या लिखोगे, इसको देखिए इनिशियली केस वेट इक्वल टू बायोंसी लिखोगे ना। वेट क्या है, केवल सॉलिड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा नहीं, तो आप यही लिखोगे डेंसिटी ऑफ ग्लास इनटू वॉल्यूम ऑफ ग्लास इनटू जी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू इमर्ज्ड वॉल्यूम इनटू जी। क्वेश्चन में उसने दे रखा है 20% ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द वाटर सरफेस, मतलब टोटल वॉल्यूम V का 20% बाहर है तो 80% इमर्ज्ड है। ये आपको क्या दे रखा है, इसने 2.5 दे रखा है। कितना गिवन है, 2.5, तो आपके पास कितना आ गया 2.5 वॉल्यूम ऑफ ग्लास, ये सॉलिड की जगह क्या है ग्लास दिया। क्लियर? इक्वल टू 1 इंटू 80% ऑफ V है, 20 तो बाहर है ना, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना आ गया सॉरी 8V/10
इंटू 1/2.5, तो आपके पास Vg कितना हो जाएगा, Vg इक्वल टू 8V/25। तो कैविटी का कितना हो गया, कैविटी हो जाएगा V माइनस Vg, तो V माइनस 8V/25, तो आपके पास कितना आ गया 17V/20। आपको कैविटी और V का फ्रैक्शन पूछा है, वो कितना आ जाएगा आपके पास 17/25 आ जाएगा। मेरी बात क्लियर, 17/25, जिसे आप लिख सकते हैं 0.68 लिख सकते हैं। मेरी बात क्लियर, तो ये आपके पास इसका फ्रैक्शनल आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट देखिए, आपके पास कई बार ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है, ये कोई कंटेनर है, इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ कोई ब्लॉक है या कॉर्क बॉल कुछ भी है, वाटर के अंदर है। डेफिनेटली इसकी जो डेंसिटी है वो इस फ्लूइड की डेंसिटी से कम है। तो इस केस में क्या होगा, इसमें एक्सपेंशन होगा स्प्रिंग में, ऊपर को बायोंसी लगेगा, नीचे को mg लगेगा। ये एक्सपेंड होगा तो नीचे को kx लगेगा। इसका मतलब kx और वेट है जो mg, ये मिलकर के बायोंसी को बैलेंस करेंगे, राइट। इन दिस केस kx इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, बायोंसी क्या है, रो फ्लूइड माइनस रो सॉलिड इंटू Vg हो। क्लियर। अब क्वेश्चन दे देता है कि इस कंटेनर को, इट कंटेनर इज प्लेस्ड इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम। तो देखो जब इसे लिफ्ट में रख देंगे G चेंज हो जाएगा, तो नया K क्या आ गया, K डैश इक्वल टू रो फ्लूइड माइनस रो सॉलिड इंटू Vg प्लस A आ जाएगा। ये सेम है ना, देन क्या है x डैश बाई एक्स इक्वल टू क्या हो गया G प्लस A बाई G ना। तो इसका मतलब x डैश क्या होगा, बढ़ जाएगा, पहले से ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। एक और क्वेश्चन भी आ जाता है ऐसे कि आपके पास कोई आइस क्यूब है और ये फ्लोट कर रही है किसी लिक्विड के अंदर। अब जब ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो लिक्विड के लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये कंसेप्ट है क्या, एन आइस क्यूब इज फ्लोटिंग in a liquid when ice completely melted, then effect of level of liquid, effect on level of liquid, तो उसके लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। सिंपल कंसेप्ट है। देखिए आपके पास ये कोई कंटेनर था, इसको समझना अच्छे से, राइट। ये कंटेनर था जिसमें लिक्विड भरा हुआ था, कोई भी इसके अंदर आइस क्यूब नहीं था, ये इसका लेवल था। अब आपने इसमें आइस क्यूब रखा, आइस क्यूब रखते ही ये लेवल क्या है, ऊपर चला गया। वो इसमें फ्लोट कर रही है, पार्शियली है, कुछ भी है, वो नहीं कह सकते। लेवल ऊपर चला गया, ये लेवल इतना इंक्रीज हो गया, ये आइस क्यूब क्या है, फ्लोट कर रही है। हो सकता है नीचे हो सकता है आधी बाहर हो, कुछ भी हो सकता है। यहां पर आइस लेवल आइस मेल्ट हो गई। ये कौन सा पार्ट है, जब आइस क्या थी, मेल्ट हो गई। अब भी ओरिजिनल लेवल से ये इतना उठा हुआ है। मेरी बात क्लियर। अब इनमें से कौन सा ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा उसका लेवल।
अगर ये ज्यादा हुआ और ये कम हुआ तो इसका मतलब मेल्ट होने के बाद लेवल नीचे आ जाएगा, इससे नीचे आ जाएगा। अगर ये ज्यादा हुआ ये कम हुआ तो इसका मतलब ये लेवल ऊपर उठ जाएगा। अगर ये दोनों सेम हुए तो लेवल वहीं रहेगा। मेरी बात क्लियर? पहले शिफ्टेड वीडी था, अब क्या है वीडी डैश। ये ओरिजिनल लेवल था उसका। क्लियर? पहले फ्लोटेशन की बात करते हैं। फ्लोटेशन के कारण लेवल कितना ऊपर उठा है, जितना इसने इमर्ज्ड होने के बाद वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है। कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा वो बायोन्सी से आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं वेट इक्वल टू बायोन्सी, राइट। आप लिख सकते हैं mg इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इनटू g। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम क्या है? मास बाय रो एल। क्लियर? सेकंड केस देखिए, यहां कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। आप एक अलग गिलास में क्यूब को रखो, उसे मेल्ट करो, वाटर बना, वाटर को ऊपर डाल दो, जितना उससे वाटर का वॉल्यूम आया उतना ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम यहां पर कितना है? मास बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मेरी बात क्लियर? अब देखिए, अगर आपके पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, देन क्या आएगा? अगर ये डेंसिटी ज्यादा हुई तो आप कह सकते हैं VD शुड बी लेस देन VD डैश। तो ये VD कम होगा और VD डैश ज्यादा होगा। इसका मतलब पहले लेवल कम उठा था, अब ज्यादा उठा है, तो आप कहेंगे लेवल विल राइज आफ्टर मेल्टिंग आइस। तो राइज हो जाएगा। और अगर आपके पास वाटर की डेंसिटी ज्यादा हुई तो ये कम होगा और ये ज्यादा होगा। तो VD शुड बी ग्रेटर देन VD डैश, और VD डैश कम है तो VD ज्यादा था, इसका मतलब लेवल क्या होगा? फॉल, नीचे गिर जाएगा। और अगर आपके पास दोनों की डेंसिटी इक्वल हुई तो लेवल क्या रहेगा? रिमेन सेम रहे। तो उस केस में लेवल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मेरी बात क्लियर? ऐसा ही क्वेश्चन होता है, एक बॉट है फॉल आउट कर रही, उसके अंदर कुछ पत्थर पड़े, पत्थर को उठाया आपने पानी में डाल दिया, तो लेवल बताओ क्या था? सेम कंसेप्ट है ना। बॉट थी, उसका मास मान लो m1 है, स्टोन्स है उनका मास m2 है, आपने उन्हें उठाया, वो स्टोन्स क्या है उनमें सिंक करके वाटर के अंदर डूब जाएंगे, देन उसका लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो वही सेम कंसेप्ट है। जब उनका फ्लोटेशन था उस केस में क्या था? ऐसा ही कुछ कहानी बनेगी सेम। पहले केस में क्या था? मान लीजिए उसका इमर्ज्ड पार्ट, दोनों केस में नाव जो है, बॉट जो है वो उसमें पार्शियली इमर्ज्ड है। मान लो पहले केस में उसका वॉल्यूम V1 इमर्ज्ड है, तो उस केस में M1 मास किसका? बॉट का है, M2 मास किसका? स्टोन का है, इनटू G इक्वल टू क्या होगा आपके पास? रो ऑफ वाटर इनटू V1 G। तो पहले केस में V1 क्या है? मास M1 M2 बाय, ये इनिशियली वॉल्यूम उसका डिस्प्लेस हुआ था। जब आप स्टोन को उसके अंदर डाल दोगे उस केस में क्या होगा? उस केस में नया जो डिस्प्लेस्ड होगा वो कितना होगा? देखो, स्टोन को अंदर डालते स्टोन उसके डूब जाएंगे, उनके डूबने के कारण कुछ डिस्प्लेस होगा और कुछ बोट के कारण। बोट के कारण कितना हुआ? VB। तो VB आपके पास कितना है? M1 बाय रो W। और स्टोन के कारण कितना डिस्प्लेस हुआ? M2 बाय रो स्टोन। जितना उनका वॉल्यूम है उतना ही वो डिस्प्लेस करेंगे। वॉल्यूम कितना होगा? मास बाय। तो दूसरे केस में कितना वॉल्यूम अप हो जाएगा? VB प्लस V स्टोन
तो क्या आया m बाय रो प्लस m2 बाय रो। ये सेम है लेकिन ये अलग है। आपको पता है स्टोन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, तो इसका मतलब V2 कम होगा और V1 ज्यादा था किससे, V2। इसका मतलब पहले वॉल्यूम ज्यादा डिस्प्लेस हुआ था, बाद में कम हुआ है, इसका मतलब उसका लेवल क्या है, नीचे गिर जाएगा। मेरी बात क्लियर। ये आपके पास कुछ फ्लोटेशन से रिलेटेड पॉइंट्स थे, ये आपका पॉइंट था बायोंसी फोर्स से रिलेटेड। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे विस्कोसिटी क्या है। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, देखिए किसी भी फ्लूइड के अंदर जब फ्लो होता है तो फ्लो इसका लेयर्स में होता है, डिफरेंट लेयर्स के बीच में होता है। जैसे ये पहली लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड। इन लेयर्स के लिए अगर हम अपर से डाउन की तरफ जाते हैं तो इनकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती है। V1 सबसे ज्यादा है, V2 उससे कम, V3। हर लेयर की वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फोर्स वर्क करता है जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्कोस फोर्स कहते हैं। और इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। राइट। और विस्कोसिटी जो होगी वो क्या है, विस्कोसिटी इनकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करेगी। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो इसकी वेलोसिटी को कम करके V2 कर दिया, यहां लगने वाले फोर्स ने V2 को कम करके V3 कर दिया। किसी डेल एक्स डिस्टेंस पर, मान लीजिए यहां पर वेलोसिटी V है, आप किसी सरफेस है, ये अपर सरफेस है, यहां से x डिस्टेंस पर, यहां से x प्लस dx डिस्टेंस पर वेलोसिटी V माइनस डेल V हो जाती है। तो यूनिट लेंथ में वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, माइनस डेल V बाय डेल एक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, इन द यूनिट डेप्थ द डिक्रीजेस इन वेलोसिटी इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहां से न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था। न्यूटन ने क्या फॉर्मूला दिया था, न्यूटन के अकॉर्डिंग दो लेयर्स के बीच में लगने वाला फोर्स, इनके बीच में लगने वाले फोर्स की बात करें तो ये फोर्स क्या था, ये विस्कोस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एरिया ऑफ कांटेक्ट, इनके कांटेक्ट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। इन दोनों से आप लिख सकते हैं F इक्वल टू माइनस ईटा ए डेल वी बाय डेल एक्स। यहां पर ईटा क्या है, कॉफिशिएंट है किसका, विस्कोसिटी। ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। राइट। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट जो होगी वो पॉजिटिवली होगी आपके पास PL इक्वल टू क्या होगा, यहां से देखिए ये न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड बाय मीटर, तो मीटर पर सेकंड बाय मीटर से पर सेकंड हो गया, और ये मीटर स्क्वायर है तो ये क्या हो गया, न्यूटन इनटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। ये इसकी MKS यूनिट है। CGS यूनिट्स ट्वाइस होती है, ट्वाइस इक्वल टू डाइन इनटू सेकंड इनटू पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इनमें रिलेशन देखें तो देखिए 1 पाइजोली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10⁵ डाइन इनटू सेकंड ओवर मीटर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया, 10 ट्वाइस आ जाएगा। अगर आप इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन इसकी क्या होगी, MLT-2 इंटू टाइम का T इंटू L-2। तो आपके पास क्या आ गया, ML-1T-1, इसकी क्या आ जाएगी, डायमेंशंस आ जाएगी। मेरी बात क्लियर। यहां से आप विस्कोसिटी की बात करें तो जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है गैसेस से। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन होती है किससे, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। अगर हम विस्कोसिटी की डिपेंडेंसी की बात करें यहां पर, तो डिपेंडेंसी में आप कह सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड आपकी डिक्रीज होती है, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस क्या होती है, इंक्रीज होती है ड्यू टू डिफ्यूजन। मेरी बात क्लियर।
इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, यहां से एक स्मॉल छोटा सा क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन लिखिए एक छोटा सा। A bot of area 10 meter square, a boat of area 10 meter square is floating in water, floating in on the surface of water, floating on surface of water with a speed 2 meter per second, 2 meter per second, by applying a tangential force, by applying a tangential force. If river is deep, 1 meter deep, if river is 1 meter deep and water in contact with the ground is stationary, then find the tangential force to keep the boat moving with same velocity, सेम वेलोसिटी से मूव कराने के लिए कितना फोर्स चाहिए। तो आपको पता है फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, ईटा ए V1 माइनस V2 बाय डेप्थ डी। तो ईटा 10 पाइस है, तो इसे लिख सकते हैं 10-3 पॉइजली। तो 10⁻⁻³ एरिया कितना है 10 बाय 1, तो कितना आ गया 2 × 10⁻⁻² न्यूटन रिक्वायर्ड होगा। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहां से एक आपके पास पॉइज़ोली इक्वेशन आती है। पॉइज़ोली इक्वेशन जो होती है वो इसके फ्लो को बताती है। किसी भी पाइप के अंदर से अगर लिक्विड का फ्लो हो रहा है, इस एंड का प्रेशर PA है, इसका PB है, PA ग्रेटर देन है PB से, आप लिख सकते हैं P = PA - PB है, तो वाटर का फ्लो होगा। रेट ऑफ फ्लो जो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, जिसे Q लिखते हैं, जो dV/dt होगा, V वॉल्यूम है, T टाइम है। यूनिट टाइम में जो वाटर का फ्लो होता है उसकी वैल्यू होती है πpr4/8 R क्या है, इसकी रेडियस है, L क्या है, इस पाइप की लेंथ है, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट का फ्लो होता है, वैसे ही प्रेशर डिफरेंस के कारण यहां से लिक्विड का फ्लो होता है, फ्लूइड का फ्लो होता है। आप लिख सकते हैं dV/dt = P/8 इसे आप लिख सकते हैं P/RF। RF क्या है आपके पास, फ्लूइड रेजिस्टेंस है, और फ्लूइड रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास क्या है 8𝜋L/πr4। सीरीज के लिए क्या होगा, अगर 2 पाइप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में R = R1 + R2 होता है। मान लीजिए आपके पास 2 सेम क्रॉस सेक्शन की पाइप है, दोनों की लेंथ अलग अलग है। उस केस में इनके लिए अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो R को आप क्या लिखेंगे, ये टोटल लेंथ होगी L1 + L2, L1 इसकी है, L2, तो आप इसके लिए R = क्या लिख सकते हैं, R = आपके पास R1 + R2 ना,
आप लिख सकते हैं 8 ईटा L1 बाई पाई R4 प्लस 8 ईटा L2 बाई पाई R। कोई कंफ्यूजन? आप इस तरह से इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। आपको रेट ऑफ फ्लो पूछा है तो क्यूब इक्वल टू P बाय R हो जाए। मान लो ये प्रेशर P1 दिया है, ये P2, आपको इस पॉइंट का प्रेशर पूछ ले, आप कह सकते हैं जो फ्लो पहले में होगा वही फ्लो दूसरे में होगा। पहले वाले के फ्लो के लिए आप लिख सकते हैं P1 माइनस P2 बाय R1 और दूसरे वाले के लिए P2 माइनस P0 बाय R2। आप लिख सकते हैं P1 माइनस P0 बाय P2 माइनस P0 माइनस P2 होगा, क्योंकि हाई P0 होगा और लो P2 हो, इक्वल टू R1 बाय R2। आपको पता है दोनों का रेजिस्टेंस केवल लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के साथ वेरी है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो गया L1 बाय, बाकी सब दोनों में कांस्टेंट है। इस केस में आपके पास क्या हो गया P1 L2 माइनस P0 L2 इक्वल टू P0 L1 माइनस P2 L1, तो आपके पास P0 L1 प्लस L2 इक्वल टू क्या हो गया P1 L2 प्लस P2 L1, तो P0 क्या आ जाएगा? क्लियर? ऐसे ही अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाता है तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके पास क्या हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप लिख सकते हैं 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। जब दो पाइप पैरेलल होंगी उस केस में आप इस तरह से रिजल्ट निकाल सकते हैं। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास यहां टर्म आ जाती है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या है? देखिए, स्टोक्स ने किसी फ्लूइड के अंदर किसी स्फेरिकल बॉडी के मोशन की बात की थी। किसी भी स्फेरिकल बॉडी को जब आप उसके अंदर गिराते हैं, किसी भी फ्लूइड के अंदर, तो उसकी विस्कोसिटी के कारण उसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी पर आ जाती है। जैसे आप ड्रॉप करोगे वेलोसिटी पहले इंक्रीज होती है, फिर धीरे धीरे वो कांस्टेंट हो जाती है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी उस केस में स्टोक के अकॉर्डिंग उस बॉडी पर लगने वाला विस्कोस फोर्स जो होगा, विस्कोस फोर्स F इक्वल टू क्या होता है 6 पाई ईटा RV होता है। V यहां पर टर्मिनल वेलोसिटी है जो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। आप ड्रॉप करोगे, ऊपर को विस्कोस फोर्स लगेगा, एक बायोंसी लगेगा, नीचे को वेट लगेगा, धीरे धीरे उसकी ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स इंक्रीज होगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। जैसे ही अपवर्ड फोर्स उसके वेट को बैलेंस कर देगा तो उस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। मान लीजिए आपके पास ये फ्लूइड है, इसमें कोई स्फेरिकल बॉडी को आपने ड्रॉप किया था, तो इस पर नीचे को इसका वेट लगेगा, ऊपर को एक बायोंसी फोर्स लगेगा, एक विस्कोस फोर्स लगेगा। मान लीजिए इस मटेरियल की डेंसिटी क्या है? आपके पास रो है, और इस फ्लूइड की डेंसिटी आपके पास मान लीजिए क्या है? सिग्मा है। तो जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरने लगेगा उस केस में आप लिख सकते हैं बायोंसी और प्लस विस्कोस फोर्स बैलेंस करेंगे उसके वेट को। आप लिख सकते हैं 6 पाई ईटा RV प्लस, इसे क्या लिखेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब G इक्वल टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई R क्यूब G। आप लिख सकते हैं 6 पाई ईटा RV इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू G। इसको मैं उधर ले गया, आपके पास पाई से पाई कैंसिल हो गया, R से R स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो V इक्वल टू क्या हो गया? 2R स्क्वेयर बाय 9 ईटा इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू G हो जाए। रो क्या है? बॉडी की डेंसिटी, और सिग्मा क्या है? उस फ्लूइड की डेंसिटी। ओके, V क्या है? आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी। जैसे आपके पास वाटर ड्रॉप्स होती हैं, वाटर ड्रॉप्स इन एयर,
वाटर ड्रॉप्स जब एयर में गिरेंगी तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या हो गया, एयर वाटर की डेंसिटी, राइट, और एयर की डेंसिटी 1.29 के आसपास होती है। ये इतने किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इतने किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप कह सकते हैं रो काफी मच ग्रेटर देन होता है सिग्मा से, जिससे आप टर्मिनल वेलोसिटी लिख सकते हैं रो जी बाय 9 ईटा लिख सकते हैं। मेरी बात क्लियर? आप कह सकते हैं जो टर्मिनल वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ वाटर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ईटा है। मेरी बात क्लियर? जब आप किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं, जब बॉडी को ड्रॉप करोगे फ्लूइड के अंदर, उस केस में क्या होगा, उसकी वेलोसिटी 0 थी और 0 से लगातार इंक्रीज होने लगती है, तो वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होते होते कांस्टेंट हो जाती है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है। तो एक लंबे टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। मेरी बात क्लियर? सॉरी, उल्टा बता दिया। जब उसे ड्रॉप करेंगे उस केस में इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होने लगी और इंक्रीज होते होते कांस्टेंट हो जाती है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन। इस केस में जब आपने ड्रॉप किया था, इनिशियली विस्कोस फोर्स 0 था, तो एक्सेलरेशन उसका g था। उसके बाद धीरे धीरे उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज होता होता 0 हो गया। तो इस केस में एक्सेलरेशन की अगर बात करेंगे तो ये जो भी g या g इफेक्टिव था उससे डिक्रीज होते होते क्या हो गया, 0 हो जाएगा। अगर यहां पर विस्कोस ना होता तो ये उस केस में है जो विस्कोसिटी 0 हो। ये तब था जब विस्कोसिटी नॉन जीरो थी। अगर विस्कोसिटी 0 होती तो ये ग्राफ क्या हो, आपके पास स्ट्रेट लाइन हो जाता। मेरी बात क्लियर? लेकिन अगर आप उस बॉडी को किसी वेलोसिटी से फेंकें विच इज ग्रेटर देन द विस्कोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी, देन क्या होगा, देन उस पर गिरते ही विस्कोस फोर्स लगेगा जिससे उसका वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होने लगेगी। तो उस केस में आपके पास ग्राफ क्या बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। जब आप उसे इनिशियली किसी वेलोसिटी से u नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में इनिशियली वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगी और किसी लंबे टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। मेरी बात क्लियर? तो इस तरह से आपका ये कंसेप्ट रह जाएगा। ये आपके पास विस्कोसिटी का कंसेप्ट था। क्लियर? एक क्वेश्चन लिख लीजिए विस्कोसिटी पर रिलेटेड। लिखिए, ए ड्रॉप ऑफ वाटर, ए ड्रॉप ऑफ वाटर of temperature, a drop of water of radius 15 into 10 raised to power minus 4, 15 into 10 raised to power minus 4 millimeter is falling in air. The coefficient of viscosity for air is 1.8 into 10 raised to power minus 5 kilogram per meter per second. Then find the terminal velocity of drop. Terminal velocity of drop. तो v क्या हो गया, 2r rho g by 9 eta. आपके पास 2 इंटू रेडियस क्या है, 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 मीटर है। तो आपके पास 2 to 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 आ जाएगा। डेंसिटी क्या है, 10 रेज़ टू पावर 3। जी की वैल्यू क्या है, 10 बाय 9 इंटू विस्कोसिटी कितनी है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना, आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, ये आपके पास विस्कोसिटी था। कल हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे जिसे हम बर्नौली थ्योरम के नाम से जानते हैं। ओके, थैंक यू।